क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए 4 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ बजट के टॉपिक्स भी हमने इंक्लूड कर रखे हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इससे पहले 2 तारीख को और 3 तारीख को मैंने इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट एनालिसिस और बजट की भी जो है पूरा वीडियो बना दे रखा है। उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। इकोनॉमी नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसमें दे रखा है। उसी में इस वाले वीडियो को भी ऐड कर लीजिएगा। बजट के 3-4 टॉपिक मैंने इसमें भी जोड़े। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। पूरा आप लोग को वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पर 9650347272 पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस यानी पूर्वव्यापी परिवर्तन कुछ आयकर कानून में किए गए हैं। ये टॉपिक्स हैं अपने हमारे ओपन कास्ट माइनिंग, वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये मैंने कल बताया था, लेकिन थोड़ा आज इसको और अच्छे से जोड़ दिया है। ठीक, स्कीम कई सारी हैं और ये कुछ फिर बाद में आज की न्यूज़ है। वेटलैंड्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब नए रामसार साइट जो है भारत में अब 49 हो गए, 2 नए जोड़ दिए गए। ठीक, तो सारी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमी से संबंधित है। ये बजट के टॉपिक्स हैं। रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस टू द इनकम टैक्स लॉ यानी कि पूर्वव्यापी परिवर्तन। आज हम कोई ऐसा कानून या फिर संशोधन करना चाहते हैं अधिनियम में जो कि पहले से लागू होगा। ठीक है ना, मतलब समय में पीछे जाकर लागू होगा, ना कि आगे। तो प्रोस्पेक्टिव नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसमें। किस बात से संबंधित है? तो कई जगह ये होता था कि कई सारे बिजनेस हैं, आजकल भी कई लोग ये करते हैं कि वो क्या करेंगे कि अपनी इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स में आय में जो है कानून में टैक्स आपको जितनी इनकम होती है उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कई सारे लोग जो है वो इस लॉ में उन्होंने लूप होल ढूंढ लिए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ रूलिंग ऐसी आई जिसमें कानून में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स पेयर का मतलब पक्ष लिया और जो है उनके बेनिफिट में कर दिया। ठीक, तो इनकम टैक्स में इनकम जितनी है उस हिसाब से टैक्स लगता है मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर इनकम को कई लोग क्या है कि सेस जो गवर्नमेंट लगाती है, उपकर और अधिभार यानी कि सरचार्ज। ठीक, इससे संबंधित मैंने टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस, उस पर दे रखा है ऑडियो, आप लोग जरूर सुन लीजिएगा उसे। ठीक, तो वहां पर क्या था कि कई लोग इनकम से सेस और सरचार्ज जो भारतीय गवर्नमेंट टैक्स ऑन टैक्स लगाती है उसको एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखा देते थे। ठीक, अब वो व्यय हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो इनकम से मान लीजिए 100 रुपए थी, 100 रुपए पे टैक्स ना लगवा के उन्होंने क्या किया कि उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखाकर और अपने जो ये इनकम थी इसको दिखाया कितना, इसको दिखा दिया मान लीजिए 40 रुपए निकाल के 60 रुपए, तो 60 रुपए पर ही वो सिर्फ टैक्स दे रहे। तो इससे सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा था और कई सारी कंपनियां और बिजनेसेस और जो इंडिविजुअल इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। कई सारे कोचिंग वाले भी करते हैं। वो क्या है कि वो अब बिल्कुल जीएसटी कुछ भरना नहीं है भाई साहब। जीएसटी तो खैर यहाँ पे बात नहीं आएगी क्योंकि ये प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स है। लेकिन किसी कंपनी को जो है उन्होंने कई सारे लोग को रखा हुआ है, उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखाकर अपनी इनकम जो है कम दिखा के जो है टैक्स सरकार का चोरी करते हैं। ठीक है ना, बहुत लोग हैं, आप लोग जानते भी हैं सबको। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब सरकार ने ये कहा है कि हम इनकम टैक्स लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस करते हुए ये जो खेला चल रहा था 2005 और 6 से सेस और चार्ज को वो एक डिडक्शन के तरीके से व्यय दिखाकर, एक्सपेंडिचर दिखा के अपनी इनकम को कम करते थे, बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखाते थे। अब ये सब कुछ नहीं चलेगा मेरे भाई। अब जो भी सेस और सरचार्ज आप दोगे उसको आप जो है एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह नहीं दिखा सकते और जो है इसलिए फिर आपको जो इनकम है वो उस पे जो है पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, ये चीजें यहां पर इन्होंने बताई हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा भी हुआ है, इस लाइन को समझिए। इन्होंने लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट इसलिए लाया गया इनकम टैक्स लॉ में कि जो सरचार्ज या फिर कोई एजुकेशन टैक्स सेस लगता है इनकम टैक्स पे, अब उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह नहीं दिखा सकते। ठीक, और कौन कौन से संशोधन लाए गए हैं जो कि रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वव्यापी रूप से जो है लागू होंगे? एक तो भाई साहब जो कोविड के लिए किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर कोई किसी की डेथ हो गई तो उसमें जो भी पैसा अमाउंट रिसीव हुआ वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना, आपका 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। ये चीज बोली गई, मतलब उसको पैसा जो मिला, जो इनकम आई, उसको जो है उस पर नहीं लगाएंगे टैक्स।
दूसरी चीज़ है कि कई सारे देखो डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर हो तो जरूर कमेंट करिएगा, कई सारे डॉक्टर को जो है क्या दिखाते हैं कि हमको गिफ्ट मिला है, हमको फ्री भी मिली है, और फिर उसको जो है बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखा के अपना इनकम को कम करते थे। तो अब उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि संशोधन किया है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 37 को, और कहा है कि गिफ्ट और फ्री भी जो डॉक्टर को मिलती है अब उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह नहीं दिखला सकते। समझ में आई बात? तो कई सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई भी हैं, इससे संबंधित समझ लीजिएगा। सेस और सरचार्ज क्या है? ये दोनों ही एक टैक्स ऑन टैक्स है। ठीक, सर सेस जो होता है किसी स्पेसिफिक निर्दिष्ट चीज के लिए होता है, सरचार्ज जो होता है इक्वलिटी लाने के लिए होता है, जो हाई नेटवर्थ इनकम वाले हैं उनकी जो है ज़्यादा, जो उनको उनसे थोड़ा पैसा टैक्स और लगाकर बाकी सोशल सेक्टर स्कीम में चालू करने के लिए होता है। सेस आपने सुने भी होंगे, एजुकेशन सेस, आपका कार्बन सेक्स है, सेस होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सरचार्ज जो है ज़्यादातर ये डायरेक्ट होता है, और सेस जो है आपका वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे लग सकता है ज़्यादातर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी। देखिए बजट में ही कई सारी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लिए, जिनका बचाव करने के लिए बजट में इंपोर्ट ड्यूटी कुछ चीज़ों पर बढ़ा दी गई है। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब जैसे कि कुछ है, जैसे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है इन्होंने अम्ब्रेला पे, छतरी पे, जो छाते होते हैं उन पर, हेडफोन, ईयरफोन, लाउड स्पीकर, स्मार्ट मीटर और इमिटेशन ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी नकली आभूषण जो है, इनको जो अब बहुत तेजी से लोग इंपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ की जो हमारी डोमेस्टिक घरेलू जो इंडस्ट्रीज थी उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था भाई साहब, क्योंकि बाहर से सस्ते में इंपोर्ट हो जाता था। ठीक, और यहाँ के जो है मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है तो बाहर से जो है, और चाइना होने से जो है ये 50 रुपये में आ जाता, तो कौन खरीदेगा भाई 100 रुपये की चीज़? ठीक है ना, उस समय थोड़ी ना इतना राष्ट्रीयता आती है, उस समय तो बस ये दिखता है भाई साहब सस्ते मिल रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर ये किया है कि बजट में इंपोर्ट, इन चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। सिंपल सी चीज़ है, और जिससे कि वो महंगे हो जाएंगे, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में मतलब कम से कम 100 रुपये की चीज़ अगर डोमेस्टिकली इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही हैं, ये वाली चीज़ें, छाते और ये सारी चीज़ें, तो बाहर से भी जो आ रही चीज़ें वो भी इक्विवेलेंट हो जाए, 100 रुपये तो हो ही जाए, ताकि फिर जिसकी गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी हो वो लोग यूज़ करें। ठीक, ये वाली बात है। तो इसमें देखिए अम्ब्रेला 20% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई है, लाउड स्पीकर सिंगल इनको भी 20% कर दिया गया, हेडफोन, ईयरफोन ये भी 20% कर दिया गया, स्मार्ट मीटर 25% कर दिया गया इंपोर्ट ड्यूटीज़, और कई सारी पे इंपोर्ट ड्यूटी अभी तो उन्होंने घटाई है, लेकिन कहा है कि हम समय के साथ में इनको भी धीरे धीरे जो है हटाएंगे। ठीक है ना, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे हींग, हींग भाई साहब हमारे यहाँ होती ही नहीं है। ठीक, अभी लद्दाख में, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा करंट अफेयर में, लद्दाख में एक जगह इसकी खेती पहली बार चालू हुई है, बाकी सब कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, तो भाई साहब इसमें तो हमारी मजबूरी है। तो इस पे तो भाई साहब इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है इसी बजट में। तो ध्यान रखना, अगर पूछे भाई साहब इंपोर्ट ड्यूटी किस पे घटाई गई है, ऐसा फोर्टिडा ये हींग होती है, और कट एंड पॉलिश्ड आपका डायमंड हो गए, कोको बीन्स, कोकोआ बीन्स हो गए, जिससे कि कॉफ़ी वॉफ़ी वाली बात है, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, इन सब पे क्या हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। ठीक, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कल कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किससे संबंधित है, रेलवे। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप लोग कहीं जाते हो कि कहते हो कि भाई साहब अरे ये वाला स्टेशन आ गया, यहाँ के तो समोसे बड़े मशहूर हैं। तो उसी तरीके से वन स्टेशन वन रेलवे स्टेशन, ऐसे याद कर लो इसे, एंड वन प्रोडक्ट, तो हर अलग अलग स्टेशन का अलग अलग जो है वहाँ के कुछ मशहूर प्रोडक्ट करे जाएंगे एक कोई, ताकि जो है लोग उस वहाँ पे उसका प्रमोशन करा जाए, सेल है उस सेल्स बढ़ सके। ठीक, सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर। और नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी। देखिए ओपन कास्ट माइनिंग, सिर्फ यहाँ पे जो संदर्भ है समझने वाला है कि झारखंड धनबाद डिस्ट्रिक्ट में कुछ 5 लोग की जो है डेथ हो गई, क्योंकि वो ओपन कास्ट माइनिंग में जहाँ पे वो कर रहे थे काम, वो ऊपर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर रहे थे काम, तो ये ढह गई पूरी। ठीक, नीचे जमीन पे आ गई, तो वो बेचारे उसी में दब के मर गए। ठीक, तो इस तरीके से ये ओपन कास्ट माइनिंग होती है, ये एक तरीके से मांद बना रहे हैं, मतलब कि आपका जो है गड्ढा खोदते आते हैं, धीरे धीरे काट रहे हैं, फिर यहाँ से फिर इस लेवल पर काटेंगे, फिर इस लेवल पर धीरे धीरे करते हुए नीचे जाते आते हैं। ठीक है, तो इसको बोरो करके कहते हैं, मांद बनाना। ठीक, बोरो बनाने वाली माइनिंग होती है। एक होती है रैट होल माइनिंग, बताइए भारत में कहाँ पर होती है, और इसको इलीगल घोषित किया हुआ किस स्टेट में होती है, बताइए, अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, सिर्फ यही बताया गया है कि कौन शेप्ड की होती है, यानी शंकु के आकार का होता है। ईस्टर्न कोलफील्ड मुगमा जिले में अभी इलीगल, ऑफिशियल लेवल दिया इलीगली आ गए थे, तो वो लोग काम कर रहे थे, तो
जो है ढह गई तो उनकी डेथ हो गई। बस सिंपल सी बात यहाँ पर, बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि कहाँ पर और किस लोकेशन पे और किस तरीके की ये कॉल किया जा रहा है। ठीक, अगला जो टॉपिक है वर्चुअल डिजिटल एसेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट में जो है इसके बारे में बोला गया। देखो अब यहाँ पे बहुत ही सटीक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ऐसी चीज़ें कि अब चाहे कोई भी, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट पीसी एग्जाम, चाहे कोई भी हो, कई सारी चीज़ें इससे पूछी जाएंगी, एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनना। ठीक, वर्चुअल डिजिटल एसेट, भाई साहब कोई एसेट होता है, संपत्ति होती है, तो क्या होता है, उससे हमारी कुछ इनकम होती है। बात समझ में, पहला पहला शब्द यहाँ पे तोड़ा। ठीक, डिजिटल है मतलब ऑनलाइन है, वर्चुअल है जैसे कि वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन हो गया, ठीक, एथेरियम हो गया, इसी तरीके से एनएफटी, मैंने आपको नॉन फंजिबल टोकन भी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो वो ये सारी चीज़ें जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट में आती हैं। आपके पास मान लीजिए बिटकॉइन आपने जो है इन्वेस्ट किया, ठीक, निवेश किया कहीं पे बिटकॉइन पे, आपने 100 रुपये लगाए, उसमें से आपने 10 रुपये कमाए मान लीजिए, तो जो कमाई हुई, वो जो इनकम आपकी हुई, ठीक, उस पे 30% लगेगा। तो 10% का 30% कितना हुआ, 3 रुपए टैक्स लगेगा। समझ में आई बात। तो ये चीज है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखो इन्होंने लिखी है, बहुत दिमाग लगाया है। ठीक, उन्होंने कहा देखो जो भी आपकी अधिग्रहण करने की लागत है, ठीक, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसको छोड़कर बाकी आप आकर मुझे ये बताओ कि मैंने 100 रुपये लगाए थे, लेकिन मैंने इसके लिए मोबाइल ख़रीदा था, मैंने लैपटॉप ख़रीदा था, मैंने जो है ये किया था वो किया था, उन सब में खर्चे हुए। तो अगर मान लीजिए मैंने 10 रुपये भी करे तो मेरे खर्चे ही 100 रुपये मैंने लगाए थे, लेकिन उसके ऊपर जो है कई सारे खर्चे हो गए, तो 10 रुपये की इनकम मेरी हुई नहीं, इनकम मेरी 1 रुपये हुई, तो 30 पैसा पकड़ लो। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो अधिग्रहण करने का जो आपको बिटकॉइन मिला, मान लीजिए उसके लिए कहीं कोई फीस देनी पड़ी, कोई प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, उसको आप दिखा सकते हो कि हाँ उसकी कॉस्ट, एक्विजिशन की, अधिग्रहण करने की कॉस्ट को मानेंगे, बाकी भाई साहब कुछ नहीं। ठीक, तो जो इनकम हुई उस पर 30% वैसे काटा जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि टीडीएस भी है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यहाँ पे ये होता है कि कई जगह ऐसा है कि आपने मान लीजिए आपको पैसे मिले तो वो टीडीएस काट लेगा पहले ही। ठीक, आपको इनकम जैसे मान लीजिए 100 रुपये हो रही थी, 100 रुपये में से 10 रुपये आपने कमाए थे, तो आपको जो है 3 रुपये कट के 7 रुपये मिल जाएंगे। 3 रुपये जो टीडीएस है, टैक्स कट गया, ये आपके जब आप आईटीआर भरोगे तो आपको पहले ही उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो आपका 3 रुपये वहाँ पे जमा रहेगा। तो फिर ओवरऑल जो भी आपकी इनकम होगी उस हिसाब से जो भी टैक्स होगा तो उसमें वो टीडीएस एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि टीडीएस भी कटेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट से संबंधित। एक मॉनेटरी थ्रेशोल्ड होगा, उसके ऊपर जितना भी पैसा है, जितना भी आपका ट्रांसफर करने पे पैसा एसेट का लगेगा, उसका 1% हम वहाँ काटेंगे टीडीएस। समझ में आ गई बात। एक इवेल्यूएशन टीडीएस का आपके लिए हो गया। इसके बाद ये है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट जो इन्वेस्टर है, अगर भाई साहब उसको कोई लॉस हो जाता, मान लीजिए 100 रुपये उसने लगाए और उसने कहा कि भाई साहब हम तो डूब गए, हमारा पैसा हम क्या करें, हमको तो यार 70 रुपये ही मिला। तो देखो ऐसा है उस केस में क्या होगा कि वो कहेगा कि देखिए हमारी तो इनकम ही यहाँ पे नहीं हुई, ठीक, और ये इनकम नहीं हुई और दूसरी जगहों से जो भी हमारी इनकम थी, भाई आईटीआर तो हम सारी इनकम जोड़ के करते हैं ना, तो दूसरी जगह से कुछ इनकम हुई तो उसमें ये 30 रुपये तुम घटाओगे नहीं उस इनकम में। मान लीजिए अलग जगह पे भी आपने कुछ जो है 100 रुपये थे, उसमें से 10 रुपये कमाए थे, ठीक, तो या फिर जो है आपने 100 रुपये कमाए थे दूसरी जगह से, तो आपका ये जो लॉस है ये वर्चुअल डिजिटल एसेट का ये अपना अलग लॉस है। ठीक, इस लॉस को आप इसमें एडजस्ट करके इस इनकम को कम करके कम टैक्स देने की जरूरत मत करना। उन्होंने कहा है, तभी मैं कह रहा था ध्यान से सुनो, तो उन्होंने कहा है कि भाई साहब इस वर्चुअल डिजिटल एसेट में तुमने पैसा लगाया, अगर तुमने कमाई करी तो भाई साहब 30% देना पड़ेगा। टीडीएस एक मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर 1% देना पड़ेगा। ठीक, तुमने जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करी अधिग्रहण करने में वो हम देख लेंगे, बाकी इनकम पे 30%, 1% टीडीएस जो भी है वो देना पड़ेगा। लेकिन आपने लॉस कर लिया तो उस लॉस पे हम टैक्स नहीं ले रहे, बस यही है, लेकिन तुम उस लॉस को कहीं और एडजस्ट करके इनकम को कम करके ओवरऑल कम इनकम दिखा के टैक्स दो, ये नहीं चलेगा। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है
कि भाई साहब अगर तुमको कोई गिफ्ट देता है तो जिसने भी गिफ्ट एक्सेप्ट किया वीडीए को, वर्चुअल डिजिटल एसेट को, उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, चौथी पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इसके अलावा इन्होंने जो है फाइनेंस बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट को डिफाइन भी किया है, एक नया क्लॉज जोड़ा है। क्लॉज कौन सा? 47A, और इसको इंसर्ट किया गया है सेक्शन 2 ऑफ द इनकम फाइनेंस बिल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना प्लीज। मेरे ख्याल से इसमें अब तो कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक, our नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब देखो, फाइनेंस मिनिस्टर ने बाद में, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि जितने भी ये प्राइवेट करेंसीज हैं, वर्चुअल करेंसीज हैं, ये सब जो है हम इनको कई लोगों ने ये भी कहा था कि भैया टैक्स लगा दिया तो क्या लीगल कर दिया क्या? नहीं, उन्होंने कहा ऐसा हमने कोई लीगल नहीं किया है। हमें तो भाई साहब जो है ये अगर कोई यूज़ कर रहा है तो हम इसको इलीगल नहीं कर रहे हैं, हम तो ये है, लेकिन लीगल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक, हमने ये नहीं कहा है कि इलीगल है, लेकिन हम इसको लीगल भी नहीं कर रहे हैं टैक्स लगाकर। अगर किसी ने अधिग्रहण किया तो भाई जो हमने रूल बताए उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज है, इन्होंने कहा कि वर्चुअल करेंसी ठीक नहीं है, इससे जो है आतंकवाद के लिए फाइनेंसिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ठीक, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई साहब टैक्स का इवेजन भी होता है। कई लोग क्या कर रहे हैं कि भाई साहब इसके थ्रू टैक्स जो पैसा है वो इसको खरीद ले रहे हैं, वर्चुअल करेंसी को। अब चूंकि वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी जो है, ये बाइटकॉइन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं विनियमित हैं, रेगुलेटेड हैं, तो टैक्स हमको कुछ मिलता नहीं है। तो इन सब की वजह से ये आरबीआई ने बताई थी ये सारी चीज़ें। तो हमें जो है ये जो प्राइवेट करेंसी है, बिटकॉइन, ईथर, तो ये सबको जो है हम नहीं मानते हैं, और हम इसीलिए एक ऑल्टरनेटिव देते हुए डिजिटल करेंसी ही ला रहे हैं। ठीक, डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, और वो डिजिटल करेंसी है सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेटेड, और इसका नाम है डिजिटल रुपी। ठीक, ये ठीक वैसे ही है जैसे 10 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट्स, वैसे ही है, बस ये डिजिटल फॉर्मेट में है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है। ये भी फिएट करेंसी की तरह, ये फिएट करेंसी की खुद की कोई वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, बस गवर्नमेंट के द्वारा उसको लीगल टेंडर घोषित किया गया है, उसकी मान्यता है अधिनियम के अनुसार। तो उसके ऊपर जो छपा हुआ उसकी वैल्यू उतनी हो जाती है। 2000 छपा तो 2000 वैल्यू हो गई, 10 रुपए छपा तो 10,000 वैल्यू, 10 रुपए वैल्यू हो गई। वैसे ही डिजिटल रुपी भी एक फिएट करेंसी की तरह ही है, और जो भी फिएट करेंसी है उनसे ये एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो कोई अगर आपको 10 रुपए डिजिटल रुपए देता है तो आप उसको 10 रुपए का नोट थमा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज उन्होंने बोली है। अब ये कब से चालू होगा भाई साहब? 2022-23 से चालू हो जाएगा, अगले वित्तीय वर्ष से, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से। गॉट द पॉइंट? सारी चीजें इसमें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब कई लोग ये क्वेश्चन पूछे थे, सर क्या तो डिजिटल करेंसी ये जो है नहीं होती है क्या बिटकॉइन? बिल्कुल होती है, लेकिन डिफरेंस वही है कि वो किसी भी केंद्रीय बैंक के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। ठीक, अच्छा, जो ये डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी जो लॉन्च किया जा रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही जो है निर्भर है, उसी पे ही आधारित है, जो कि बिटकॉइन की भी टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है। ठीक, ये लीगल टेंडर है, इसमें जो भी पैसे जैसे पेपर वाले होते हैं रुपए, वैसे ये भी है, और इसको रेगुलेट करेगा, रिजर्व बैंक्ड है, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की तरह इसको भी सर्कुलेट किया जाएगा। ठीक, फिएट करेंसी क्या है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक, कुछ कई बार आपने पढ़ा होगा स्वाइल्ड नोट्स लिखा होता है, या फिर स्वाइल्ड करेंसी। स्वाइल्ड करेंसी क्या होता है बताइए अच्छा कमेंट करके। अगला टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भैया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाया था, मैं फिर से उस पर थोड़ा और इन्फोसिस कर रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। ठीक, अब समझो, क्रेडिट मतलब ऋण देना, लोन। ठीक, लोन दिया जाएगा, और गारंटी किसकी है? गारंटी गवर्नमेंट की है। लोन देगा बैंक। ठीक, किसको देगा? हम लोग, हमारे जैसे लोग को, या फिर जो भी जो है एमएसएमई है, इंटरप्राइजेज हैं, उद्यम हैं, उनको देगा लोन। ठीक, ये बस ये इनके जो पहले से लोन है वो एनपीए नहीं होने चाहिए, और जो है स्ट्रेस्ड एसेट में नहीं आने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो इन्होंने जो लोन ले रखा है, इनकी लिमिट के अनुसार जो भी लोन ले रखा है,
उसके ऊपर से एडिशनल लोन इनको मिलेगा। ध्यान से समझना, बैंकों के द्वारा मिलेगा, ठीक। और इसमें कोई भी इन एमएसएमई को अलग से जो है कोलेट्रल अलग से और ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, मतलब कि कुछ रखना वखना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा जो है लोन जो ले रहे हैं, ठीक। और ये इमरजेंसी की वजह से दिया जा रहा है, कोविड की वजह से कई बार जो है लॉकडाउन लग रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे लॉकडाउन लग रहा है, इसलिए दिया जा रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है गारंटी। गारंटी है गवर्नमेंट की, किसको? बैंकों को, ठीक है। एमएसएमई को नहीं है गारंटी कि तुमको लोन दिलवा के रहेंगे, चिंता ना करो बेटा। हम गवर्नमेंट ये कह रहा है कि बैंक जो है आप बिल्कुल दीजिए, एमएसएमई को एडिशनल लोन दीजिए, एनपीओ स्ट्रेस एसेट ना हो बस चेक कर लेना, कोई एक्स्ट्रा कोलेट्रल लेने की जरूरत नहीं है। इन केस ये वापस नहीं कर पाता है तो भाई साहब हम पैसा देंगे, ये गारंटी है। तो इसमें क्या है कि बैंक भी भैया हाँ ठीक है, उनको गारंटी मिलती है तो वो भी जो है आसानी से लोन देते हैं। और इसी वजह से ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रही है कोविड के टाइम पर, ठीक। कोविड की वजह से कई सारे उद्यमों को बिल्कुल मतलब इफेक्ट इतना ज़्यादा पड़ा नहीं, बहुत अच्छा स्टेप था। अब इसको नेक्स्ट फिस्कल के तक जो है मार्च 2023 तक के लिए और बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो गारंटी थी पहले ये जो है एक्सपेंड कर दी गई है, अब गारंटी कवर 5 लाख करोड़ तक, 5 लाख करोड़ तक का जो है गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर गारंटी कर दी है। एडिशनल गारंटी अमाउंट जो है 50,000 करोड़ का, ये इस बार हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी दिया गया। अच्छा ध्यान से समझना, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हॉस्पिटल अलग अलग चीज़ है यार, क्यों इसमें कंफ्यूज होते हो? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल, ठीक है ना। ये हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटल हेल्थ केयर है, वो हेल्थ केयर सेक्टर है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, रुकने रुकाने वाली वो सारी चीज़ें होती हैं। अब ध्यान से समझो, जो मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर कि कंपनी जो कि लिक्विडिटी जिनके पास नहीं थी, पैसा वैसा नहीं बचा था कोविड की वजह से, उनको लोन दिया जाता है, एडिशनल लोन बोरोवर्स को दिया जाता है, एक्स्ट्रा कोलेट्रल कोई नहीं लेना पड़ता है। और ये लोन फुली गारंटी होता है गवर्नमेंट के द्वारा, कोई क्रेडिट लॉस होता है तो। और ये इंश्योर करता है कि एमएसएमई को जो है लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो। अब ठीक बिल्कुल दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया, ठीक। तो ये चीज़ है। और साथ ही साथ कई सारे प्रतिबंध और संवितरण अपेक्षाकृत तेज होता है। बैंक भैया लोन आसानी दे देते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको गारंटी मिल रही है। होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरर, मैरिज हॉल, टूर ऑपरेटर, अम्यूजमेंट पार्क, थिएटर इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। जरूरी चीज़ ये है कि भाई साहब नॉन परफॉर्मिंग एसेट पहले वाले नहीं होने चाहिए अकाउंट। जो भी अकाउंट है जिस पे लोन ले रहे हो भाई साहब, वो पहले से नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ओवर ड्यू जो है वो 60 दिन से ज़्यादा SMA 2 वाला जो है वो नहीं क्रॉस करने चाहिए, वो लोग एलिजिबल नहीं है। बाकी लोग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने अच्छा पहले लोन पे काम किया है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी मदद करेंगे इमरजेंसी में। और ऐसे लोग जो गवर्नमेंट को ही इमरजेंसी में डालते हैं उनकी मदद हम इमरजेंसी में नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम द स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर। देखिए कई सारी स्पोर्ट्स की जो है इवेंट्स होते हैं, जैसे मैं शूटिंग से हूँ, मैं शूटिंग करता हूँ, ठीक, स्टेट नेशनल लेवल पे। वैसे ही टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, और भी कई सारे जूडो, कराटे, सब कुछ है। तो उन सब के स्पोर्ट्स के संवर्धन के लिए जो भी जो एथलीट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी इक्विपमेंट्स लेने के लिए जो है पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है बेटा, हम करेंगे तुम्हारे लिए स्कीम का जुगाड़। तो वो जुगाड़ उन्होंने कर रखा है कई सालों से। उस स्कीम जो है को कहते हैं असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। जैसे शूटिंग में हमारा एक नेशनल स्पोर्ट्स का एक फेडरेशन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसी तरीके से टेबल टेनिस का अलग होगा, बैडमिंटन का अलग होगा। तो सबके जो है स्पोर्ट, अलग अलग स्पोर्ट्स के एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है, जो कि स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट कोड के अंतर्गत जो है रेगुलेट किया जाता है। उन सबको जो है ट्रेनिंग कराने के लिए, इक्विपमेंट्स लेने के लिए, टूल्स लेने के लिए, इन सब के लिए पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, स्टेट से एक पैसा नहीं लिया जाता है। और अब इस स्कीम को 15वीं फाइनेंस कमीशन की जो साइकिल है 2021-22 से लेकर 25-26 तक, यानी 5 साल के लिए 1575 करोड़ सिर्फ जो है यहाँ पर उन्होंने असिस्टेंस इस स्कीम के अंतर्गत लागू कर दिए, दे दिए, ठीक। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्टेट से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इसमें एथलीट्स को तैयार किया जाता है, नेशनल टीम को तैयार किया जाता है। मेन सोर्स होता है ये फंडिंग का नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, जैसे कि ओलंपिक,
पैरालंपिक, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो भी और हैं। ठीक, ज़्यादातर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है आपका 2022 और 26 के जो है कंपटीशन पर, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स 2022 वाला, ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का। बताइए ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है? ये समर ओलंपिक की बात हो रही है। अच्छा, विंटर ओलंपिक अभी कहाँ पे हो रहा है और समर ओलंपिक 2024 का कहाँ पे होगा? बताइए कमेंट करके। एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का, इन सब पे फोकस किया जा रहा है। और ये पैसा किस सेंट्रल सेक्टर तो है स्कीम, लेकिन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत से दिया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक, इसमें नेशनल कोचिंग कैंप हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें एथलीट के लिए इसी पैसे से दिलाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना जो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित। देखिए, आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड्स, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वेटलैंड डे। हर साल 2 फरवरी को होता है, चूंकि इसी दिन रामसार एक जगह है ईरान में, 1971 में कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को जो है यहाँ पर पूरा कर लिया गया था, एडॉप्शन कर लिया गया था 2 फरवरी। तो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। तो इंडिया में कहाँ मनाया गया भाई साहब? सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है हरियाणा में, रामसार साइट है भाई साहब, ये वहाँ पे मनाया गया। एक एक फैक्ट ध्यान से सुनना, ये पूछा जाएगा। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे। ग्लोबल अवेयरनेस दी जाती है भाई साहब कि वेटलैंड का बहुत ही बड़ा रोल है, सिग्निफिकेंस है, महत्व है पीपल और हमारे प्लेनेट के लिए। ठीक, इसके अलावा जो है रामसार मैंने आपको बता दिया, ईरान की एक सिटी है। इस बार की थीम क्या थी भाई साहब? वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। ठीक, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। ठीक, इससे क्या है भाई साहब कि भैया संरक्षण करो, स्थायी रूप से, सतत रूप से यूज करो वेटलैंड्स को। ठीक है ना? आपने देखा होगा शहरों में ज़्यादातर वेटलैंड्स को जो है पाट देते हैं, उसमें गंदगी फेंकते रहते हैं और उसके बाद जो है उस पर कुछ ज़मीन में घर वर बना लेते हैं। वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी को प्योरीफाई करते हैं, आपका जो है एक तरीके कार्बन सिंक होता है, आपका जो है बहुत ही बढ़िया आपको जो है इन्वायरमेंट मिलता है अगर साफ रखा हो तो। ठीक है ना? सारा कचरा उसमें फेंकते रहोगे तो फिर गड़बड़ है। तो इसका जो है काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक, और इसमें कई सारे हैबिटेट होता है पानी की, जो चिड़ियाँ हैं, वाटर बर्ड्स हैं, उनके लिए। ठीक, तो इसलिए ह्यूमंस और प्लेनेटरी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2 नई रामसार साइट जो है भारत में अब जुड़ गई हैं। अब टोटल रामसार साइट कितने हो गए? 49। 47 तक का मैंने आप लोग को जो है पहले ही यहाँ पे लिस्ट अपने चैनल पे दे दी थी। ठीक, लास्ट जो है वो भी यूपी की थी। बताइए कौन सी थी? अभी भी 2 जो जुड़ी हैं उसमें से एक यूपी की भी है। ठीक, तो पहली राम साइट जो 48वीं जो जुड़ी है, ठीक, ये ऐसे 48वीं है भाई साहब गुजरात वाली, और 49 वाली नंबर वाली कौन सी है? यूपी की है। ठीक, जो 48वीं है उसका नाम है खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। ठीक, और यूपी वाली है आपका बकीरा वन्यजीव अभयारण्य, यूपी, ये संत कबीर नगर में है। ठीक, और अभी 49 साइट हो गई है रामसार साइट इंडिया में। 10,93,636 हेक्टेयर हो गया। ये हाईएस्ट है साउथ एशिया। साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें रामसार साइट के लिए इतना बड़ा एरिया किसी और के पास नहीं है। बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये यूपी में है, और ये आपको पता होगा संत कबीर नगर और फ्लड प्लेन्स में, पूरे ईस्टर्न भारत में फ्लड प्लेन्स वाली सबसे बड़ी जो है ये वेटलैंड है। ठीक, ईस्टर्न इंडिया में। ठीक, लार्जेस्ट है। और ये विंटर में काफ़ी ज़्यादा जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के थ्रू कई सारे बर्ड्स आती है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? 9 है पूरे फ्लाईवेज पूरे वर्ल्ड में। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जैसे कि ये भारत हो गया, इसके ऊपर जो है यहाँ पर आपका जो है अफगानिस्तान, और ऊपर जो है चाहोगे तो इस तरीके से जो है आपकी माइग्रेट करती हैं बर्ड्स, तो उसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज बोलते हैं। ठीक, इसका जो है पिक मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना। तो वहाँ से कई सारी स्पेशीज़ यहाँ पे आती हैं। अच्छा, यहाँ पे दोनों में ही बर्ड जो है, वाटर बर्ड्स और उनके और प्लांट्स जो है उनके नाम दिए हुए हैं, उनके स्टेटस भी दे रखा है IUCN के रेड लिस्ट वाले, कि भाई साहब वल्नरेबल हैं, कि थ्रेटेंड हैं, कि भाई साहब क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, विलुप्त प्राय हैं, क्या है। तो वो वाले जो स्पीशीज़ के नाम है उसके लिए मैं अलग से PDF या फिर एक वीडियो दे दूंगा छोटा सा, क्योंकि UPSC ने पिछली बार क्या किया था, पिछले बार भी, कि उन्होंने कुछ नाम दे दिए और फिर बोला बताओ ये कौन सी प्रजाति हैं। तो उसमें बारबेट जैसे अगर किसी ने सुना होता तो वो तुरंत समझ जाता ये बर्ड्स हैं। ठीक, और चूंकि अब IFOS फॉरेस्ट सर्विसेज के भी एग्जाम UPSC के साथ ही में होते हैं,
तो ये इन्वायरमेंट वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ 25% क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आएंगे ही आएंगे, चाहे वो करंट से आए चाहे कैसे भी आए। तो इसलिए हमें थोड़ा डीप तैयारी करनी चाहिए। तो इन दोनों ही वन्य जीव अभयारण्यों में जो भी प्लांट की स्पीशीज की जो नाम दे रखे हैं उनके बाद पढ़ लो, याद रह जाएगा। ठीक, स्टॉर्क है, कोई पेलिकन है, जैसे अभी हम लोगों ने कल परसों ही पढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें याद रखना जरूरी है। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो खिजाडिया है 48वें नंबर का जो रामसर साइट है, गुजरात में है। ये कोस्टल वेटलैंड है, यानी कि तटीय आपका जो गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है ना, गल्फ ऑफ कच्छ के तट पर ये वेटलैंड स्थित है। और ये एवीफॉनल डाइवर्सिटी इसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उड़ने वाली जो चिड़ियाँ हैं उनकी जो है डाइवर्सिटी विविधता बहुत ज़्यादा है। सेफ हैबिटेट मतलब घर प्रदान करती है एंडेंजर्ड और वल्नरेबल इन स्पेशीज़ के लिए। ठीक, साथ ही साथ एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ यहाँ पर, नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस। भाई साहब, ये एक नेशनल वेटलैंड का, जैसे मैंने आप लोग बताया ना कि वो वेटलैंड को आर्द्र भूमि को पाट दिया और उस पर जो है उन्होंने जब गंदगी फेंकने के बाद उस पर जो है घर वर बना लिए, सोसाइटी बना दी, बाद में पता चला सोसाइटी ढह गई। तो वेटलैंड में पिछले दशक में क्या चेंज हुआ, इसकी एक एटलस भी अभी यहाँ पर प्रिपेयर करी गई। किसके द्वारा? अहमदाबाद में एक सेंटर है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। याद रखो, लोकेशन पूछता है स्टेट पीसी एग्जामिनेशन, हो सकता है यूपीएससी भी जरूर पूछे कि भैया बताओ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है। अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, नॉट अहमदाबाद, ध्यान रखना। आसाम की क्या है? दिसपुर, नॉट गुवाहाटी, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें हैं अहमदाबाद में जो सेंटर है, उसने ये नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस जो है अभी प्रिपेयर करी है। और पिछले दशक में क्या वेटलैंड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारी कंट्री में, उसको बताया गया। पहले ये चालू हुई थी 2011 में, इसको प्रिपेयर किया गया था ऐसे सी के द्वारा ही। और अभी स्टेट गवर्नमेंट को ये प्लान करने में जो है मदद करती है कि भैया कहाँ पे वेटलैंड है, उसकी कहाँ सुरक्षा करनी है, क्या करना है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी। देखो ये जो है इकोनॉमी से नहीं, डिफेंस और सिक्योरिटी इशूज से आएगा। देखिए वागिर, मैंने आप लोगों को पहले ये पढ़ाया भी है, ये एक सबमरीन है। इसमें सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देना है। स्कॉर्पिन सबमरीन वागिर, ये प्रोजेक्ट 75 जो है जिसमें कि सबमरीन बनाने का जो है काम है, ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड इसमें सबमरीन बना रहे हैं। तो उसी में इंडियन नेवी की कलवारी क्लास, ऐसी फैक्ट बिल्कुल याली रट लेना, उसमें यार्ड 11,879 जो है वागिर नाम से इसका आगे नाम हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75 ये सब सबमरीन से संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन, वागिर भी एक सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास की है, कलवरी क्लास की है। ठीक, और ये नवंबर 2020 में लॉन्च हुई थी कन्होजी आंग्रे वेट बेसिन मजगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा। ठीक, इसका नाम जब कमीशन हो जाएगा तो वागिर होगा। वागिर का क्या मतलब, ये मैंने पहले पढ़ाया भी था, कोई कमेंट करके बताएगा। जब नवंबर में हम लोग ने इसका या दिसंबर में इसको कवर किया था। इसके ट्रायल वेल चालू हो गए हैं, प्रोपल्शन सिस्टम, वेपन शेड्यूल 2022 में इंडियन नेवी में ये जो है जहाँ ट्रायल वेल कंप्लीट करने के बाद आ जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित, सैफरन बॉल प्रोजेक्ट, केसर कटोरा परियोजना। आप लोगों को पता होगा कश्मीर में एक जो है मिट्टी मृदा पाई जाती है करेवाज नाम से। ठीक, ये सैफरन यानी केसर की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक, तो सैफरन बाउल प्रोजेक्ट जो है, देखिए ये केसर इस तरीके का, असली नकली केसर मत लीजिएगा, असली केसर लीजिएगा। उसको घिसेंगे तो लाल रंग बढ़िया देख लीजिए, कुछ ऐसा मुझे बताया था उन्होंने जब मैं वहाँ गया था कश्मीर में। तो असली केसर का अलग ही वो रहता है अरोमा और ऐसा चाहिए। तो अब केसर की खेती को बढ़ाना है। कश्मीर में तो हो रही, करेवाज वाली जो जगह है श्रीनगर के पास में ही, वहाँ पे जहाँ मृदा ये पाई जाती है वहाँ पे तो केसर की खेती होती है। लेकिन ये है प्रोजेक्ट सैफरन बाउल। ठीक, ऐसी जगह जहाँ पर जो है केसर हो सके। तो जो यूनियन मिनिस्टर हमारे हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बहुत सारे इनके पास प्रभार है। इन्होंने इन्फॉर्म किया सैफरन बॉल प्रोजेक्ट का, और नॉर्थ ईस्ट के, समझ रहे हो, उत्तर पूर्वी भारत के 2 स्टेट अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में सैफरन कल्टीवेशन को जो है बढ़ावा देने के लिए, सैफरन की खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ जगहें भी चिन्हित की हैं। ठीक, इसमें मदद करी है किसने? नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, नेक्टर। ठीक, ये एक सैफरन बॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही इसने कई लोकेशन को जो है अभी चिन्हित किया है। अरुणाचल प्रदेश में
जो है अच्छा ग्रोथ होती है, आपकी अच्छी ग्रोथ होती है ऑर्गेनिक सैफरन की फ्लावर के साथ में। मेघालय में भी कई सारी जगह हैं, जैसे कि आपको पता होगा मौजिम नाम एक जगह है जहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है पानी, या पूरी दुनिया में है शायद, कि सबसे ज़्यादा पानी वहाँ पे बरसता है एक साल में। ठीक, और कौन कौन सी जगह है मेघालय में जहाँ पर सैंपल प्लांटेशन लगाया गया है अभी केसर का? चेना पूंजी हो गया, ठीक, बारापानी हो गया, मौजम माई हो गया, मौजम राम नहीं है ये, मौजम माई हो गई, और आपका शिलोंग और ललिंग टॉप। ठीक, ऐसे सिंपल से याद रख सकते हैं। टोटल कॉस्ट जो है होल प्रोजेक्ट की 17 लाख रुपए है खाली, और ये खाली 6 लाख रुपए जो है बारापानी मेघालय की साइट है वहाँ पर ये दिया गया है। ठीक, तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग का खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया है ये वाला सेशन, बजट के इसमें टॉपिक्स थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे साल इंपॉर्टेंट होता है, सारे सब्जेक्ट सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में आएगा, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन हो, सब में आ सकता है। बजट इकोनॉमिक सर्वे, तो मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, इकोनॉमी नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें देख लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो है, बजट का सर्वे, और ये वाला वीडियो भी मैं डाल दूंगा। हालांकि करंट अफेयर में भी टॉपिक थे, लेकिन कुछ टॉपिक जो ज़्यादा जरूरी थे बजट के मैंने उसमें जोड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।